फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी थर्ड यूनिट मेड कैम में। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जब आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस टाइम पे कोलिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। और कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? इसका जो मेन फंक्शन होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन कराना। ठीक है, अगर आपने सेकंड यूनिट में देखा हो, हमने सिंपैथेटिक के केस में बात की थी। सिंपैथेटिक के केस में हमने जो रिसेप्टर्स पढ़े थे उसमें एडिनर्जिक रिसेप्टर्स की बात की गई थी, एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की गई थी, और जो एडिनर्जिक की मिमिक्री ड्रग्स थी यानी उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वाली जो ये यूनिट हो गया हमारी, इसमें हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी बायोसिंथेसिस क्या होती है, इसका कैटाबॉलिज्म कैसा होता है। ठीक है, और देखो कैटाबॉलिज्म में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहती है। देखो कैटाबॉलिज्म अगर आप देखो ना, मेटाबॉलिज्म देखो, एक होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप बोल दो यहाँ पे जैसे कैटाबॉलिज्म है, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और तो कैटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? कैटाबॉलिज्म मीन्स इस एसिटाइलिन को कैसे तोड़ना है। ठीक है, यानी इसका जो फंक्शन है वो कैसे स्टॉप करना है हमें। ठीक है, और उसके बाद है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अल्फा और बीटा रिसेप्टर पढ़े थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एम और एन रिसेप्टर है। ठीक है, तो जो एम रिप्रेजेंट करता है मस्कुरेनिक रिसेप्टर को, एन रिप्रेजेंट करता है निकोटीनिक रिसेप्टर्स को। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसे हमने अल्फा और बीटा को पढ़ा था कि अल्फा बीटा कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, तो हमने अल्फा बीटा के बारे में देखा था। लेकिन इस वाले इसमें रिसेप्टर्स में क्या होगा, हमें मस्कुराइन और यानी एम और एन रिसेप्टर्स देखने हैं कि कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या हैं। तो जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसके अंदर एक मेजर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन यानी एसिटिक एसिड और कोलिन से मिलकर बनता है एसिटाइलकोलिन। इसका हम बायोसिंथेसिस भी देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर जो उसकी एक प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी, अगर आपने वो देखी, वो मैंने उसमें रफली बताया था आपको, ताकि आपको ये ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन इज अ मेजर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक एज वेल एज सेंट्रल साइट। यानी इसमें क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ऑटोनॉमिक में भी प्रेजेंट होता है और सोमैटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। और इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लीज बाय प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये पैरासिम्पथेटिक केस में भी होता है। और अगर मैं इसमें बात करूँ, सिंपैथेटिक के केस में हमने बात की थी प्री गैंग्लियोनिक। यानी इसमें क्या होता है, देखो अगर तो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर सीएनएस में रिलीज हो रहे हैं सिनेप्टिक बीच में, ठीक है, तो सॉरी जो सीएनएस में क्या क्या होता है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। अगर तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इसके यानी ब्रेन और स्पाइनल के बीच में, यानी जो इसमें इनके बीच में जो इसके अंदर जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इन न्यूरॉन्स के बीच में जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, तो जहाँ पे जो न्यूरॉन्स के बीच, दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी टर्म भी है, एक होता है सिनेप्स और एक सिनेप्टिक और एक होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो सिनेप्स और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डिफरेंस क्या होता है? देखो 2 मिनट यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो हमारे पीछे यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं, तो इस केस में इन टर्मिनल्स को क्या बोलते हैं? देखो इन टर्मिनल्स जो यहाँ पे होते हैं इनको बोलते हैं नोब्स। ठीक है, सिनेप्टिक नोब्स बोलो। ठीक है, यहाँ पे मैं एस लिख देती हूँ, यहाँ पे सिनेप्टिक नोब्स। ठीक है, और जो इन दोनों डेंड्राइट और इस टर्मिनल के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे सी से मैं कुछ रिप्रेजेंट कर देती हूँ। इन दोनों के बीच को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब तो ये तो हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट, लेकिन इसका क्या, जैसे हमारे पास क्या होता है स्नेप्स क्या होते हैं। अब स्नेप्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास है ये नोब्स हो गया, और यहाँ पे जो ये डेंड्राइट्स हैं, इन डेंड्राइट्स को बोलते हैं डेंड्राइट मेम्ब्रेन। ठीक है, डेंड्राइटिक मेम्ब्रेन जो होती है, और उसके बाद है ये हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखो इन तीनों को मिलाकर नोब्स, डेंड्राइट मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इन तीनों को जब मिलाओगे तो ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, सिनेप। ठीक है, यानी सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है इन दोनों के बीच का स्पेस होता है। अगर आप इन तीनों को मिला दो, नोब्स को, मेम्ब्रेन को और इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट को, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, सिनेप्स। ठीक है,
अब देखो जो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट करना यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। देखो जो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हो, ठीक है, आप आराम से बैठे हो, ठीक है, तो इस स्टेट में क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी जीआईटी है, यानी जो आपकी जितनी भी स्टमक के अंदर सक्रीशंस हो रही है एसिड वगैरह की, या जितने भी हमारे और भी एंजाइम्स होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, यानी आपका डाइजेशन अच्छे चल रहा है, ठीक है, और आप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में बैठे हो, ठीक है, आपका हर एक ऑर्गन अपना अच्छे से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो पैरासिम्पथेटिक केस में हमें इसके बारे में स्टडी करनी है। देखो यहाँ पे क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक करता क्या है, मेन फंक्शन स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, ठीक है, आपका फूड आगे आगे फ्लो करता है। उसके बाद है जो आपकी यूरिनरी ट्रैक है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें जो आपकी आइज में सिलरी मसल्स होती हैं वो भी अच्छे से फंक्शन करती है अपना, रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है, यानी अगर आपकी मसल्स स्मूथ रिलैक्स रहेंगी तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। उसके बाद है डिक्रीज द हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड रेट, उसका हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशन भी आप बोल सकते हो कि इसमें होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में ऐसा ही होता है। जब आप रिलैक्स स्टेट में बैठे होते हो तो आपका जो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, ठीक है, और इसके जितने भी अपोजिट केस होते हैं वो अपोजिट केस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर फॉर बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब प्री गैंग्लियोनिक क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है, ये मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेल डिस्कशन की थी। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर इज इन अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखो इस केस में क्या होता है, हमने पढ़ा था ऊपर कि जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है। देखो प्री गैंग्लियोनिक में क्या होता है, अगर आप देखो सिंपैथेटिक केस में जो आपने पिछले चैप्टर जो पढ़ा है उसमें, तो उसमें क्या होता है, आपका जो प्री गैंग्लियोनिक क्या होता है, शॉर्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें शॉर्ट होता है, और पोस्ट में लॉन्ग होता है। प्री गैंग्लियोनिक जो पैरासिम्पथेटिक केस में क्या होता है, लॉन्ग होता है, और इसमें शॉर्ट होता है। फर्स्ट के हमारे पास डिफरेंस बोलो कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, एक में शॉर्ट होती है, एक में लॉन्ग होती है, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पे हमारे पास, देखो यहाँ पे और यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक, और जो हमारा यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है पैरासिम्पथेटिक कंडीशन में, पैरासिम्पथेटिक केस में क्या ये क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है, इसके अपोजिट हो जाएगा, ये शॉर्ट होगा, ये लॉन्ग होगा, ठीक है, दूसरा हमारा होगा ये। और उसके बाद जो हमारे एक डिफरेंस ये भी है कि हमारे पास सिंपैथेटिक के केस में यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक के केस में क्या होता है, अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, जहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा ना वहाँ पे रिसेप्टर कौन सा होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, यानी एन या एम रिसेप्टर में से एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्री के केस में क्या होता है, एन रिसेप्टर होता है हमारे पास, ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन किसके ऊपर जाके लगता है, एन रिसेप्टर के ऊपर, तो यहाँ पे एन रिसेप्टर है। देखो ये सिंपैथेटिक केस की बात कर रही हूँ मैं। और पैरासिम्पैथेटिक केस में भी क्या होता है, आपका प्री गैंग्लियोनिक पे यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन होगा ये भी एन रिसेप्टर पे ही जाके लगेगा, ठीक है। लेकिन जब पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात आती है ना, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं सिंपैथेटिक वाले, जो आपने डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन पढ़े थे, तो यहाँ पे वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एनी का मीनिंग है क्या है हमारे पास, नोरेपिनेफ्रिन, आप यहाँ पे एपिनेफ्रिन डोपामीन भी लिख सकते हो। लेकिन जो ये रिसेप्टर है किसके ऊपर जाके लगेंगे, अल्फा और बीटा के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये सिनेप्टिक के केस में है। और दूसरा हम देखिए पैरासिम्पैथेटिक के केस में क्या होता है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइलकोलिन, दोबारा यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, इस वाले केस में ऐसा नहीं था, इस वाले केस में एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। और यहाँ पे जो ये एसिटाइलकोलिन है ये कहाँ पे जाके लगेंगे, कौन से रिसेप्टर होता है यहाँ पे, एन और एम, यानी एन एम रिसेप्टर होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, जो ये पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन होते हैं इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में भी और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में भी जो रिसेप्टर जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है, दोनों केस में। देखो यहाँ पे भी प्री में भी ऐसे ही हो रहा है, पोस्ट में भी ऐसा ही हो रहा है, तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। तो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज हो रहा है इसलिए हम उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। कोलिनर्जिक की क्योंकि कोलिनर्जिक, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो रहा है, कोलिनर्जिक आप बोल लो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। लेकिन इसमें जो इस वाले केस में क्या था हमारे पास, यहाँ पे एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे थे, इसलिए हमने इसका नाम दिया था एडिनर्जिक सिस्टम।
इसको हम एडिनर्जिक सिस्टम भी बोल सकते हैं और इसको हम कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें मैंने आपको पिछले पेज में बता दिया था मैंने इसको, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, और आपकी स्टिमुलेशन होती है, फ्लो फ्लाइवर, ठीक है, ये आप देख लेना एक बारी, ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशंस है। तो नेक्स्ट हमें स्टडी करना है कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है। देखो इसमें बिल्कुल सेम है जैसे हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, उसकी ड्रग्स पढ़ी थी, उसमें वो मिमिक्री ड्रग्स थी, यानी उसकी कॉपी करती थी न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो इसमें भी सेम ऐसा ही है। तो एनी ऑफ वेरियस ड्रग्स दैट इनिबिट इनहेंस और मिमिक द एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, हमें ऐसी ड्रग्स लेनी है जो कि एसिटाइलकोलिन की मिमिक्री करे, कॉपी करे, ताकि उसका एक्शन सेम आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो बायोसिंथेसिस में क्या है, देखो एसिटाइलकोलिन क्या होता है, एसिटाइलकोलिन इज सिंथेसाइज्ड इन सर्टेन न्यूरॉन्स बाय द एंजाइम कोलिन और एसिटाइलकोलिनेज एसिटाइल ट्रांसफरेज फ्रॉम द कंपाउंड कोलिन और एसिटाइल को एंजाइम। देखो इट मीन्स क्या है कि जो एसिटाइल को एंजाइम है और कोलिन है, इन दोनों ये जब दो आपस में मिलते हैं, इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। जब ये एंजाइम यहाँ पे आके एक्ट करेगा और यहाँ एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स आर कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन क्या होता है, देखो एसिटाइलकोलिन में हमें देखना है कि इसकी बायोसिंथेसिस देखनी है, स्टोरेज ये कहाँ पे स्टोर होता है, रिलीज कैसे होता है, इसका मेटाबॉलिज्म देखना है हमें। मेटाबॉलिज्म के अंदर हमें कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास जो कोलिन होता है, कोलिन हमारे पास बाहर आया, ठीक है, ये हमारे पास है कोलिन, सपोज ये हमारे पास क्या यहाँ पे कोलिन है, और कोलिन लीवर से सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो लीवर से सिंथेसाइज होकर ये जो कोलिन है यहाँ पे जो हमारा एक्सोन है, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, न्यूरॉन का जो एक्सोन टर्मिनल होता है वहाँ पे आके बाहर बैठ गया। अब जो ये कोलिन है ये अंदर जाना चाहता है। अब ये अंदर कैसे जाए, इसको अंदर जाने के लिए कौन से ट्रांसपोर्टर लगते हैं, सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। जब ये सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, इसको अपने अंदर फिट करके, यानी इसको अपने ऊपर बाइंड करके इसको अंदर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये एक्सोन के अंदर एंट्री ले लेगा। अब जो ये कोलिन है अंदर गया, ठीक है। अब कोलिन ने क्या करना है, एसिटाइलकोलिन बनाना है, ठीक है। इसको क्या चाहिए, एसिटाइलकोलिन बनाने के लिए एसिटाइल को एंजाइम चाहिए इसको, ठीक है। अब एसिटाइल को एंजाइम्स आपको पता है ये कहाँ से बनता है, अगर आपने जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एसिटाइलकोलिन ए बनाता है। अब ये एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, यहाँ पे एसिटाइल प्लस कोलिन, ठीक है, यहाँ से जो को ए एंजाइम है वो वापिस चला जाएगा, ठीक है। ये दोबारा फर्दर जो माइटोकॉन्ड्रिया है एसिटाइल को एंजाइम बनाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से ये जो एसिटाइल था, एसिटाइल और कोलिन मिलकर क्या बनाएगा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। और जो इसका को ए एंजाइम है वो वापस माइटोकॉन्ड्रिया में वापस चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो जब ये एसिटाइल कोलिन एंजाइम यहाँ पे बन के तैयार हो गया, तो ये जो एसिटाइल कोलिन है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा ये, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होंगे, सिनेप्स, ठीक है, क्या होती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। तो जब ये वेसिकल्स हैं ये बर्स्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से ये बर्स्ट हो गए, जो इसका न्यूरोट्रांसमीटर ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ गया। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एम और एन रिसेप्टर पे बाइंड होता है। तो यहाँ पे ये एन एम रिसेप्टर हमारे पास, सपोज कोई भी ऑर्गन लगा लो आप, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे एन एम रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन है वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे आके क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आके बाइंड हो गया। अब मान लो अब क्या होगा कि इस एसिटाइलकोलिन को यहाँ से रिलीज होना है, मतलब हटना है यहाँ से। अब एक्शन तो शो कर दिया उसने, अब इसको हटाना भी तो है। अब इसको हटाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमारे पास एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज होता है, इसको एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो ये एसिटाइलकोलिन है इसको एसिटाइल प्लस कोलिन में तोड़ देना, ठीक है, एक तरह से ये ब्रेकेज करता है। तो हम इसको मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो एक तरह से मेटाबॉलिज्म भी बोल लो कि एसिटाइलकोलिन का ये मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये एंजाइम इन्वॉल्व है मेटाबॉलिज्म में इसके लिए, ठीक है। तो देखो हमने इसके सारे फंक्शन स्टडी कर लिए, इसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है, कोलिन और एसिटाइलकोलिन मिलकर क्या बनेगा, एसिटाइलकोलिन बनाएगा, ठीक है। और जो एसिटाइल और कोलिन जब एसिटाइलकोलिन बना देगा तो उसके बाद ये स्टोर कहाँ होंगे,
ठीक है, वेसिकल्स में स्टोर होंगे, स्टोरेज भी हमने पढ़ ली। इसकी रिलीज कैसे होगा यहाँ से, देखो जब इसकी वेसिकल्स ये बर्स्ट हो जाएंगी, यहाँ से फट के क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएगा और यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा आपके रिसेप्टर्स के साथ, और फिर अगर इसका मेटाबॉलिज्म कराना है तो यहाँ पे एंजाइम का यूज़ करके इसको कोलिन और एसिटाइल में तोड़ दो तो इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका बायोसिंथेसिस पढ़ लिया, स्टोरेज कहाँ पे होता है, वेसिकल्स में होता है, रिलीज कैसे होता है, ठीक है। जब वेसिकल्स बर्स्ट हो जाएंगी तब रिलीज हो जाएगी, और मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, बायोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल, जो हमारी जो प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स होती हैं यानी एक्सोन के टर्मिनल्स, एसिटाइलकोलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम बाय द एंजाइम ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम था, ठीक है। इस एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, ये हमारा एसिटाइलकोलिन बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एटीपी प्लस एसिटेट और कोएंजाइम ए, ठीक है। इन्होंने मिलकर क्या किया, हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम बना हमारे पास, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ये हमारे कहाँ से बनते हैं, ये हमारा जो केस था ये कहाँ पे चला था, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको एसिटाइल कोएंजाइम बना दिया यहाँ पे हमारे पास। अब जो ये एसिटाइल कोएंजाइम और हमारे पास लीवर से जो कोलिन आया था बाहर, ठीक है, वो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन बन गया हमारे पास यहाँ पे। अब जो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद जो एसिटाइलकोलिन बन के वेसिकल्स में जाएगा, वेसिकल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, उसके बाद फिर ये जब वेसिकल्स बर्स्ट होंगी तो ये वहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिसेप्टर्स। जो कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, दो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एन और एक होता है एम रिसेप्टर, एन और एम रिसेप्टर, ठीक है। तो एन रिसेप्टर होता है, उसमें गोनिस्ट भी होता है और एंटागोनिस्ट भी होता है। एज इट इज एम रिसेप्टर में भी होता है गोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। जो हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर होता है वो नेचुरल अकरिंग एल्कलॉइड निकोटीन होता है, ठीक है, उससे बाइंड होता है ये, ठीक है। और जो हमारा एक यहाँ पे बोलो मेन पॉइंट है, टाइप ऑफ कौन सा, मतलब रिसेप्टर, या बोलो आप बोल सकते हो रिसेप्टर कौन सा होता है, टाइप ऑफ लिगेंड गेटेड आयन चैनल का ये रिसेप्टर होते हैं। और जो हमारा एम रिसेप्टर होते हैं उसमें कौन से होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इसके अंदर ये बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और जो ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, नेचुरल जो एल्कलॉइड होते हैं मस्कुलिन रिसेप्टर के उसमें मिलते हैं, ठीक है। और जो हमारे टेबल है इसको आप ध्यान से देख लेना, एम रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, M2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर के बारे में देख लेना एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एम रिसेप्टर होता है ना वो एक्साइटेटरी होता है, क्या होता है, एक्साइटेटरी, ये एक्साइटेटरी होता है। और जो 3 रिसेप्टर भी होता है ये भी एक्साइटेटरी होता है, ठीक है। और M2 रिसेप्टर ये भी इनहिबिटरी होता है, यानी इसका फंक्शन क्या होता है, इनहिबिट करना, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे GI का मीनिंग क्या होता है, इनहिबिट करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये एक्सेटरी है, मतलब एक्साइट करने वाला। और यहाँ पे देखो जो M1 रिसेप्टर होता है वो CNS में, ऑटोनोमिक गैंग्लियोनस में प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक, आपकी जो गैस्ट्रिक में क्या होता है, जो आपके पेरेंटल सेल्स होते हैं, ये पेरेंटल सेल्स क्या करते हैं, HCl को सेक्रीशन कराते हैं। HCl जो आपका स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी सेक्रीशन कराते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, तभी आप ड्रग्स के बारे में अच्छे से पढ़ पाओगे। और जो M2 रिसेप्टर होता है वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो M3 रिसेप्टर है हमारे पास, ये स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होता है, आईज में प्रेजेंट होता है आपकी, और ग्लैंड से प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट हमारा होता है ब्लड वेसल्स पे, और बेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं एन रिसेप्टर। एन रिसेप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एन रिसेप्टर और एम रिसेप्टर। अब इसको एन रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूरल, ठीक है, जो हमारे न्यूरल्स पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको एन रिसेप्टर बोलते हैं, एन रिसेप्टर, ठीक है। लेकिन अगर मैं एम रिसेप्टर की बात करूँ वो स्केलेटल मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम रिसेप्टर। अब जो ये एन रिसेप्टर है हमारे पास, ये एक्साइटेटरी होते हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, देखो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पे, ये कहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे पास जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके वहाँ पे क्या करते हैं, जो एसिटाइलकोलिन हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके रिलीज को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो CNS है उसमें हमारे उसमें क्या हेल्प करता है, ये जो हमने देखा भी था, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम था वहाँ पे, प्री गैंग्लियोनिक जो हमारे वहाँ पे न्यूरॉन थे, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था।
और एसिटाइलकोलिन वहाँ पे एन रिसेप्टर पे जाके लग रहा था, ठीक है। और उसके बाद फर्दर जो पोस्ट गैंग्लियन था वहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन डोपामिन रिलीज करा रहा था। तो वो वही सिस्टम है, यानी सीएनएस में भी ये क्या करता है, डोपामिन और जो नोरेपिनेफ्रिन है उसको रिलीज कराता है। उसके बाद जो एड्रेनल मेडुला है उसमें क्या कराता है, ये एपिनेफ्रिन को रिलीज कराता है, ठीक है। एम रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्केलेटल मसल्स पे, इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि स्केलेटल मसल्स पे होते हैं, तो यहाँ पे एन एम रिसेप्टर, ठीक है। और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी सोडियम की एंट्री यानी डिपोलराइज कराता है ये, ठीक है। डिपोलराइजेशन होती है तब क्या होता है, एक्साइटेटरी, तो इसका फंक्शन क्या होगा, एक्साइटेटरी, ठीक है। उसके बाद जो है, और जो इसका एंटागोनिस्ट होता है, एनएम का जो एंटागोनिस्ट है वो इसका अपोजिट फंक्शन करता है, यानी नॉन डिपोलराइजेशन होती है इसमें, ठीक है, स्मूथ मसल्स की। और एक बार यहाँ पे इसकी लोकेशन देख लेना, एन एम और एन एन रिसेप्टर होते हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये कहाँ पे, ठीक है, इसकी एक बार देख लेना इसको, ऐसे मैंने फर्दर इसमें बता दिया इसको इससे पहले भी। तो अब देखते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। कैटाबॉलिज्म भी इजी है, ठीक है, सेम है बिल्कुल। इससे पहले भी हमने जब बायोसिंथेसिस पढ़ा था तो भी हमने देखा था। तो जो मैं यहाँ पे आपको एक बार और बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन हमारे पास बना था, ठीक है, वो एसिटाइलकोलिन जब बाहर आया था वेसिकल से, और वो कहाँ पे बाइंड कर रहा था, हमारे पास एन और एम रिसेप्टर पे, ठीक है। अब जब इसका पूरा फंक्शन हो गया, ठीक है, अब इसको हाइड्रोलाइज कर दो। अभी हाइड्रोलाइज कौन करता है, हमारे पास एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस। तो जो एंजाइम होता है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACHE, इसको ये भी बोल देते हैं। जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखे या शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है, इसका ये एंजाइम की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, इस एंजाइम से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो होता है, एक कोलिन और एसिटिक एसिड में टूट जाता है, ठीक है। तो एक तरह से इसका बोलो ये कैटाबोलिज्म होगा एसिटाइल कोलिन का, ठीक है। तो आज हमने देखा जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें बायोसिंथेसिस उसकी देखी थी, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है, एम और एन रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।